आपको सर इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हमने ज़िंदगी को जिया अपनी मेडिकल जर्नी के दौरान। मैं जीएस में मेडिकल कॉलेज कानपुर का पास आउट हूँ। सर जनरली रेडियोलॉजी का नाम सुनते ही लोग एक्स-रे या सीटी स्कैन यही सब लोगों को लगता है कि शायद रेडियोलॉजी यही होती है। बट आपका जो फील्ड है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी एडवांस है। तो मैं जानना चाहूँगी एक्चुअल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है? देखो, रेडियोलॉजी है ब्रांच। रेडियोलॉजी में इमेज को रीड किया जाता है। ऐसा कोई पेशेंट आपको याद हो या कोई केस याद हो जिसमें मतलब उनको सर्जरी से बेनिफिट ना मिला हो बट वहाँ पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया हो? फॉर्चुनेटली अब गाइडलाइंस काफ़ी फिक्स हो चुकी हैं कि कब पेशेंट्स को इंटरवेंशन के लिए भेजना है और कब पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना है। ओके। कौन सा पेशेंट इंटरवेंशन से ज़्यादा बेनिफिट होगा। टू नो हु इज डॉक्टर सीपीएस चौहान सर बियॉन्ड द वाइट कोट? मैं बहुत कूल आदमी हूँ। आई एम वेरी कूल पर्सन एंड जो है आई एंजॉय लाइफ, आई वर्क हार्ड, आई पार्टी हार्ड। और मैं अभी भी सारे बचपन में जो काम करते हैं वही सारे काम करता हूँ। आई आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं नमता सिंह और आप सभी का स्वागत है ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट के इस एपिसोड में। जब भी किसी पेशेंट को बोला जाता है आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, सबसे पहला इमोशन जो आता है पेशेंट के माइंड में वो होता है फियर। ऑपरेशन, हॉस्पिटल, रिकवरी, पेन, इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारी कंडीशंस का ट्रीटमेंट बिना किसी मेजर सर्जरी के भी पॉसिबल है। हाँ, आज हम इसी एक्साइटिंग एंड ग्रोइंग फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। और इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ हैं अ वेरी सीनियर interventional radiologist Dr. CPS Chauhan. He is a senior director in interventional radiology at Max Hospital, Noida. हेलो सर, ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर आज की कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग मैं आपकी मेडिकल जर्नी की स्टार्टिंग से करना चाहूँगी, जो कि स्टूडेंट लाइफ में आई थिंक स्टार्ट हो जाती है। आपको सर इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? अगर मैं अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में बात करूँ तो बहुत बढ़िया थी। ओके। हमने ज़िंदगी को जिया अपनी मेडिकल जर्नी के दौरान। ओके। मैं जीएस में मेडिकल कॉलेज कानपुर का पास आउट हूँ। ओके। और मेरे टाइम पर एक बहुत फन फील्ड एनवायरनमेंट था। इतना प्रेशर नहीं था पढ़ाई का मेडिकल में। तो हमने ड्यूरिंग अपने एमबीबीएस के दौरान हमने जिसको कहते हैं कि बहुत मज़े किए हमने। हमने ओके। बहुत मज़े किए, हमने हर तरह का स्पोर्ट्स किया। दोस्तों के साथ एक बॉयज़ हॉस्टल में रहना एक ज़िंदगी का एक अलग अनुभव है, काफ़ी अलग चिल आनंद है। किया। अलग आनंद है, बहुत मज़ा आया ज़िंदगी का। ओके। ऐसा लगा कि हमने ज़िंदगी को जब हम 12th के बाद जाते हैं एकदम से हम एक टीनेज से हम एडल्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक डॉक्टर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस टाइम को हमने मेडिकल जर्नी को हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। तो मेरी मेडिकल जर्नी जो मेरी हुई है कानपुर से स्टार्ट हुई है। ओके। फिर आगे बढ़ते गए फिर एमडी किया रेडियोलॉजी में, क्योंकि नो डाउट एमडी रेडियोलॉजी एक बहुत टॉप की ब्रांच है, जी सर। बहुत टॉप की फील्ड है। तो यही था कि टॉप की फील्ड में काम करें और एक अच्छी ब्रांच में काम करें। और जब एमडी रेडियोलॉजी किया उसके बाद एक लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो ओके। कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे पता ग्रेट। लगा कि रेडियोलॉजी में एक ब्रांच और भी होती है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। ओके। तो फिर जब उसको पहली बार देखा तो हमको लगा कि इसी ब्रांच को काम करना है। कुछ इंटरेस्टिंग लगा। बहुत इंटरेस्टिंग थी, पहली बार मैं क्लिक कर गया कि यही ब्रांच ऐसा लगता है कभी कभी कि बस क्लिक कर गया कि अब हाँ। यही चीज़ थी जिसके लिए हम बने थे, जो हमारे लिए बनी है। तो एग्जैक्टली। लगा फिर अब इसी ब्रांच में हम काम करेंगे, इसी ब्रांच में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ग्रेट। मेडिकल जर्नी आगे बढ़ती गई। पता नहीं चला कि कब इतने साल निकल गए इस ब्रांच में। ओके सर। सर आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, जैसे आपने बताया आपने इतना एंजॉय किया एंड उसके बाद आपने तुरंत आपको समझ आ गया कि हाँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में ही आपको जाना है। ग्रेट। सर जनरली रेडियोलॉजी का नाम सुनते ही लोग एक्स-रे या सीटी स्कैन यही सब लोगों को लगता है कि शायद रेडियोलॉजी यही होती है। बट आपका जो फील्ड है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी एडवांस है। तो मैं जानना चाहूँगी एक्चुअल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है? देखो, रेडियोलॉजी है ब्रांच। रेडियोलॉजी में इमेज को रीड किया जाता है।
ओके। जो भी पेशेंट्स की जो डायग्नोसिस बनती है, जो चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उसको रीड करते हैं और ओके। रीड करके उसको एक डायग्नोसिस को बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट का। जी। लेकिन इसी ब्रांच से फिर एक और ब्रांच निकली, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। ओके। इन्हीं सब चीज़ों को इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प की वजह से इमेज गाइडेड थेरेपी दी जाती है। ओके। अब जो हम डायग्नोसिस तो हम देखते ही हैं, बट एक्चुअली हम डायग्नोसिस बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम उसी पेशेंट्स को इन इमेजेस से, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो या फिर एक्सरे की रेज हो, जिनको हम फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं या फिर हम डीएसए बोलते हैं, कैथ लैब बोलते हैं, एंजियोग्राफी में उन पेशेंट्स को हम इन्हीं इमेज की वजह से ट्रीट करते हैं। ओके तो सर। ये एक ब्रांच है जो सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है रेडियोलॉजी की, ओके। और ये एक बहुत ही बढ़िया मिनिमल इन्वेजिव ब्रांच है, ओके। जिसका स्कोप, जिसका जो प्रैक्टिकलिटी है दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है पेशेंट्स के लिए। ओके सर। सर, पेशेंट्स की रिकवरी में, उनके ट्रीटमेंट और रिकवरी में इसका क्या मतलब उनको बेनिफिट मिलता है? क्या इसका अफ़ेक्ट उनको मतलब ये तो रिकवरी में? बहुत बहुत फैंटास्टिक ब्रांच है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और रिकवरी के लिए। एक्चुअली में रिकवरी इतनी फास्ट है, मिनिमल इन्वेजिव ब्रांच है। अगर आप मिनिमल इन्वेजिव बात करें तो इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई सर्जरी नहीं होती। इसमें एक छोटे से कट से, जिसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, जी। चाहे वो एंजियोग्राफी हम पाँव से कर रहे हैं, और अब तो हम लोग रेडियल आर्टरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जो ओके। कि तो अधिकतर पेशेंट्स हमारे लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं, हम लोग एनेस्थीसिया भी नहीं देते हैं। तो ओके। जितने भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं इन पेशेंट्स को, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मतलब बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना बिना। एनेस्थीसिया भी इनको ट्रीट किया जाता है। ओके। और बहुत बार तो पेशेंट्स कैथ लैब की टेबल से, जिनको हम रेडियल आर्टरी से कर रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो लोग उसके प्रोसीजर के बाद वो चल फिर सकते हैं। दे कैन डू एनी काइंड ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। तो पूछते हैं पेशेंट्स कि हम कितने दिनों के बाद नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। हम कहते हैं नेक्स्ट आवर से यू कैन डू नॉर्मल एक्टिविटी। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जो टर्नओवर होता है वो बहुत फास्ट होता है। ओके। बहुत सारे प्रोसेस डे केयर में भी होते हैं, सुबह एडमिट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, शाम को डिस्चार्ज करते हैं। और मेजॉरिटी पेशेंट्स 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन में ही हम ओके। लोग उनको ट्रीट करके उनको हम डिस्चार्ज करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर, आपको कब लगा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मेडिसिन का फ्यूचर बनने वाली है? ये जब मैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट या SGPCI जिसको हम बोलते हैं, जब मैंने वहाँ पे अपना इसके बारे में और पढ़ाई करनी शुरू की, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बारे में शुरू की, तो उस टाइम मुझे ये अंदाज़ा था, उस टाइम इंडिया में एक ग्रोइंग ब्रांच थी, और तो मुझे कुछ अंदाज़ा शुरू हो गया था कि ये ब्रांच बहुत ही अच्छी ब्रांच है, ओके। और अच्छी चीज़ों का स्कोप हमेशा रहता है ज़िंदगी जी, में। बिल्कुल। पेशेंट के लिए जो चीज़ बेनिफिटेड होगी, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें वो ही चलेगा। एस्टेब्लिश होंगी, वही उसमें कोई नहीं स्ट्रेंज। रोक सकता उसको, नोबडी एग्जैक्ट। कैन स्टॉप दैट। तो यस। जो एक कंटिन्यूस ग्रोथ है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, वो सारी इस ब्रांच में है। ओके। मिनिमल इन्वेजिव हम जिसको वर्ड करते हैं। तो पहले ओके। जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट सर्जरी करके होता था, जी। या बहुत कोई ऑप्शंस नहीं था, मैंने देखा कि इस ब्रांच में हम उनको मिनिमल इन्वेजिव से ट्रीट कर रहे हैं, इट्स लाइक ए मैजिक ओनली। तो जी। तभी मुझे पता लग गया था कि इसमें बहुत स्कोप है, ओके। और दिल से चाहा ब्रांच को, तो हमको लगा कि करना तो इसी में ही काम है। इतना सोचा नहीं आगे कि ये ब्रांच इतनी आगे बढ़ेगी, जितना आज देख के लगता है कि इस ब्रांच में ग्रोथ काफ़ी हो गई है। ओके। आज काफ़ी डेवलपमेंट हो गया काफ़ी इसमें। डेवलपमेंट है इस ब्रांच में, ओके। नई-नई चीज़ें आ रही हैं। आज से 20 साल बाद हम कह नहीं सकते कि ये ब्रांच कितनी हाइट पे होगी, और लेकिन अभी ये ब्रांच, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस फॉर ए हॉस्पिटल सेटअप। बेसिक केयर पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स के बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स के लिए, सब जगहों पे ये ब्रांच धीरे-धीरे करके इसकी ग्रोथ हो ही रही है, और ये ब्रांच आगे बढ़ रही है अपनी जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी, नाउ इट हैज़ रीच्ड फार फार अहेड इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स केयर एंड द क्वालिटी। ऐसा। दैट्स ग्रेट। सर, देखा जाता है कि कुछ लोगों के पैर में नीली-नीली वेन्स बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट होती हैं। तो ये क्या कोई बीमारी है? इसका कोई ट्रीटमेंट होता है या मतलब फिर नॉर्मल है? एग्जैक्टली बीमारी नहीं बोल सकते हैं इसको, ये आप जो बोल रही हैं वेरिकोज वेन्स होती हैं, ये ओके। बहुत कॉमन है वेरिकोज वेन्स होना, जो नीली वेन्स होती हैं। और आजकल तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, काफ़ी लोगों के लेग्स में होती विज़िबल हैं। होती है सर्टेन एकदम रीजंस हाइलाइट। हैं, बट सबसे बड़ा रीजंस होता है कि कोई किसी का काम ऐसा है, बहुत देर तक खड़े रहना, बहुत देर तक ओके। बैठना। डॉक्टर्स हो गए जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, या फिर टीचर्स हो गए, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, आर्मी वाले हैं,
राइट। तो इनको, या फिर कोई ऐसे काम करने वाले हैं जिनके बहुत देर तक शॉप में बैठे हैं या खड़े हैं, ये बीमारी उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और भी इसके रीजंस हैं, तो ये ओके। वेरिकोज वेन्स हैं। ओके। तो बिलीव मी कि जो हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वेरिकोज वेन्स को लेके, हम उनको रीश्योर करते हैं कि ये बीमारी नहीं है, और 90% पेशेंट्स को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 90% पेशेंट्स को पेशेंट्स को। ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं ओके। पड़ती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम बोलते हैं इनको, कि आप ओके। कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनिए, आप थोड़े से वेट रिड्यूस कीजिए, ओके। और तो उन्हीं से ये बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा केयर ऐसे कुछ, हाँ, तो ये डाइट बीमारी चेंज। डराती ज़्यादा है, ओके। इतना खतरा पैदा नहीं करती है। लेकिन कोई भी बीमारी अगर एडवांस स्टेज में पहुंचेगी तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब वेरिकोज वेन की वजह से आपके पाँव में बहुत स्वेलिंग हो रही है, अल्सर बनने की तैयारी है, ओके। पाँव का रंग काला पड़ रहा है, डेफिनेटली इट नीड्स ट्रीटमेंट्स। बट ओके। मेजॉरिटी पेशेंट्स दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स। ओके। उनको हम सिंपली, उनको जो है हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं मतलब उनको। अगर स्टार्टिंग इनिशियल डेज में हाँ, बीमारी इनकी के अगर ग्रेडिंग वो है। आ जाते हैं तो। अर्ली स्टेज में पेशेंट्स आते हैं, ओके। बहुत सारे डर के मारे आते हैं, देखते हैं कि ये हाँ, वेन क्योंकि क्या वो हो गई एकदम है। लगता है कि ये क्या हो बट गया। हाँ, बट हमारा काम उनको रीएश्योर करना होता है और उनको सही गाइडेंस देना होता है उनको। ओके सर। सर, इस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का जो ये साइंस फील्ड है, इसका यूज़ और कौन सी बीमारियों को ट्रीट करने में होता है? आजकल तो इसको बहुत बढ़ गया है। जो भी, जिस भी आप देखिए, अगर बदन में सब जगहों पे खून की नसें जाती हैं। एग्जैक्टली। बदन का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे वैस्कुलर स्ट्रक्चर ना नहीं है। हो। तो हम कहते हैं जहाँ जहाँ खून की नली जाएगी, वहाँ वहाँ पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट काम करेंगे। ओके। तो हार्ट को छोड़ के जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, बाकी जी। जितनी भी बदन में खून की नलियों की से बीमारी होती है, कहीं कोई ब्लॉकेज हो रहा है खून की नली में, कहीं कोई खून की गांठ है, या कहीं कोई खून रिस रहा है, तो सब जगह पे खून की जितनी बीमारी होती है उनमें हम पहुंच के उसको हम ट्रीट करते हैं। चाहे हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, चाहे हम कोई खून बह रहा है जो कि इमरजेंसी कंडीशंस है। बहुत सारे जी। पेशेंट्स मुंह से खून निकल रहा है या हाथों से खून निकल रहा है, कोई स्कोप नहीं है, सर्जरी नहीं हो सकती, पता नहीं खून कहाँ से निकल रहा है। तो एंजियोग्राफी से करके आप देख सकते हैं, को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि खून कहाँ से निकल कहाँ रहा है। से निकल। हमारे बहुत से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें, कैथेटर्स हैं, माइक्रो कैथेटर्स हैं, इसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है इसमें। तो उनकी सहायता से हम लोग उस जगह पे पहुंच के पिन पॉइंट करके उस ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं, रुकी हुई आर्टरी को खोल सकते हैं। तो ये सारा पार्ट ऑफ वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का है। और मैं आई मस्ट से कि दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग ब्रांच। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, यूट्राइन फाइब्रेट में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का कोई रोल बिल्कुल, है? एब्सोल्युटली। यूटेन फाइब्रॉइड्स में देखिए, यूटेन फाइब्रॉइड है क्या, एक नॉन कैंसरस आपके गांठ है बच्चेदानी में, हाँ। यूट्रस में। कि जनरली मैंने क्या सुना है कि वो सर्जरी से ही ट्रीटमेंट होता है उसका, सर्जरी लोग। भी एक ऑप्शंस है, पर एक यंगर पेशेंट्स हैं और सर्जरी में हिस्टेरेक्टमी करते हैं, बच्चेदानी को निकालते हैं। पर हम ऑप्शंस देते हैं यंगर पेशेंट्स को कि आपको बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इस कम एज में अगर आपको बच्चेदानी निकालनी पड़े तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस है। हम लोग क्या करते हैं कि यूट्रेंस की जो आर्टरीज होती है उसमें पहुंच के वहाँ पर उन खून की नलियों से, जो फाइब्रॉइड जो खून की नलियों से भर रहा है, जी। उसको हम बंद कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइब्रॉइड एम्बोलाइसिस। ओके। मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स है। पेशेंट कैन वॉक आफ्टर 2 or 3 hours. Patient can be discharged same day, or it can be discharged, they can be discharged next day. So ओके। without any surgery, fibroid can be treated. But हमको देखना ये है कि ये फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक है कि नहीं है, ये ओके। पेशेंट को सिम्टम्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खाली फाइब्रॉइड है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो ओके। ब्लीडिंग कर रहा है फाइब्रॉइड, अगर वो सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स कर रहे हैं कि आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, आपको यूरिन का प्रेशर पड़ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेल्विस रीजन में काफ़ी हैवीनेस है, सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स, उनको हम लोग आर्टरी, यूटेन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। ओके सो सर। दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक बट वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स। ओके सर। सर, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यूट्रस को बिना निकाले ही इस प्रॉब्लम का ट्रीट हो जाता है। एंड सर्वाइवल रिकवरी भी इतनी अच्छी है कि आप बता रहे हैं तुरंत ही डिस्चार्ज, ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे भी नहीं होता। दैट्स रियली ग्रेट। सर, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसको पैड भी बोलते हैं, ये पीएडी, क्या होती है? पीएडी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, देखिए अब हमारे देश में अब ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं इंडिया को। तो डायबिटीज़ की वजह से सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आप डायबिटिक हो, आप स्मोकिंग की हिस्ट्री है, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल्स, तो सारी खून की नलियों में आपकी रुकावट शुरू हो जाती है। आपकी खून की ओके। नलियों में चूना जमा होता है, ओके। कैल्शियम जमा होता है, या सॉफ्ट प्लैक जमा होते हैं, जो कि खून की नलियों में आपके लेग्स की, जो पाँव की जो आर्टरीज होती हैं,
उनमें ब्लॉकेज शुरू होते हैं। ओके। यही हाथ की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज शुरू होते हैं, बट इट इज़ मोर कॉमन टू दी लोअर लिम्ब आर्टरीज, जो आपके पाँव की आर्टरीज हैं, तो उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। ओके सर। सिम्टम्स साफ साफ होते हैं कि आपको शुरू में चलने में दर्द होता है, आपको बैठना पड़ता है, या फिर एक्सट्रीम सिम्टम्स जो पेशेंट्स आते हैं वो आपके उनको पाँव में अल्सर हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, पाँव में बहुत दर्द होता है। ये सारे निशानी आपकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की हैं। अब ओके। ट्रीटमेंट क्या है? अगेन आई मस्ट से कि मेजॉरिटी पेशेंट्स, जब हम उनको मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को। ओके। तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप रिस्क फैक्टर कम कीजिए, आप शुगर कंट्रोल कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या निकोटिन कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको बिल्कुल बंद कीजिएगा, ताकि बीमारी बढ़े नहीं, एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स कैन बी मैनेज बाय द मेडिकल मैनेजमेंट्स। बट जिस पेशेंट्स को, अगर किसी को गैंग्रीन हो रहा है, अल्सर हो रहा है और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तब जाके हम उन आर्टरीज़ को एंजियोप्लास्टी करते हैं और उसमें हम स्टेंट डालते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसको हम पीएडी कहते हैं, जो कि ये बीमारी इंडिया में अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हम लोग देखते हैं ओपीडी में अभी इनके नंबर कुछ 5 सालों में इनके नंबर हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं इस तरह के पेशेंट्स के। मतलब हर साल ये इस तरह की ये बीमारी बढ़ती जा रही है बढ़ती लोगों जा को। रही है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है सिंस जो आप देखिएगा मेन कल्प्रिट है, जो रिस्क फैक्टर है इनके, आप देखिए डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है और कोलेस्ट्रॉल है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, और इस वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। मतलब इन चीज़ों को अगर कंट्रोल किया जाए तो पी जो पेरिफेरल पीएडी को आर्टरी कंट्रोल किया जा डिजीज़ है सकता है, वो तो उसको भी। हमेशा पहला मैनेजमेंट, हम बात करें वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की, तो हमारा पहला फोकस होता है कि एक मेडिकल मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज करना, ट्रीटमेंट को, रिस्क फैक्टर को कम करना। मैं अगेन आई विल रिपीट कि रिस्क फैक्टर में आपको आपको शुगर कंट्रोल करनी है, आपको निकोटिन स्मोकिंग को बंद करना है, कोलेस्ट्रॉल को आपको कम करना है, और आपको ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट लेना है, आपको दवाइयाँ टाइम पे खानी है, तो ये डिजीज़ काफ़ी कंट्रोल में रहती है। जब डिजीज़ इतनी बढ़ जाती है कि आपके पाँव के कटने की नौबत होती है, या कोई ऐसा घाव होता है जो भर नहीं रहा है, जिससे आपके लिम्ब को आपको खतरा है, तब जाके उन कंडीशंस में हम लोग एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग करते हैं। और आजकल तो इसमें बहुत टेक्निक आ गई है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो ओके एक सर। ये बीमारी है, एक ये बीमारी ऐसी है कि लॉन्ग टर्म चलती रहती है, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट और सावधानी बरतना बहुत बहुत ज़रूरत है इम्पोर्टेंट इसमें। है। ओके सर। सर इमेज गाइडेड ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताएं। हाँ, इमेज गाइडेड ट्रीटमेंट है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। ओके। मतलब हम उस इमेज को जो पहले डायग्नोसिस करते थे, उसी को हम उसी की हेल्प से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओके। तो ये इमेज गाइडेड का मतलब है कितना एक्यूरेट है इमेज गाइडेड हम कर रहे हैं। हमको पता है कि जब हम कर रहे हैं, इमेज गाइडेड कर रहे हैं, हम एंजियोग्राफी में रन ले रहे हैं, एंजियोग्राफी की इमेज देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं एक्यूरेसी कि उसको हम ट्रीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी है, जो ट्रीटमेंट का लीजन्स का लोकलाइजेशंस है, कहाँ पे बीमारी है, उसको हम ढंग से ट्रीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सब हमको दिख रहा है इमेजेस में। तो मॉडर्न मेडिसिन में बोलते हैं कि, पहले बोलते थे कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक बड़ा सा पिलर है इमेज गाइडेड। ओके। तो हम इमेजेस से उसको इमेज गाइडेड से हम लोग 100% के आसपास हम लोग श्योर हो रहे हैं कि हम सही जगह पे हैं, सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो हमने ट्रीटमेंट किया उससे पेशेंट को इमीडिएटली फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, बिकॉज इट इज़ सीन इन उसमें जब हम वैस्कुलर केसेस करते हैं, तो ये सारा पार्ट है इमेज गाइडेड ट्रीटमेंट का। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेशेंट इनसे भिगे भी होंगे, दे मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स, कि हम इमेज गाइडेड बहुत बार बायोप्सीज भी करते हैं। किसी का कोई कैंसर टिश्यू है, ओके। तो ब्लाइंड बायोप्सी आप करोगे तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाएगी, तो हम सीटी स्कैन में देख के, अल्ट्रासाउंड में देख के उनके बायोप्सीज करते हैं। किसी के पेट से एसाइटिस बोलते हैं, ड्रेन करते हैं, पानी निकालते हैं, और इसमें काफ़ी ट्रीटमेंट होता है कि जो इमेज गाइडेड, जो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। सपोज़ एक ब्रेस्ट में किसी के गांठ है और उसका डाउट है कि ये कैंसर का टिश्यू हो सकता है, जी सर। तो हम इमेज गाइडेड बायोप्सी करेंगे। उसमें अल्ट्रासाउंड ओके। में देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में नीडल को हम एक्यूरेटली प्लेस करेंगे कैंसर टिश्यू पे, उसकी बायोप्सी करेंगे, और बायोप्सी के बाद वो बताएगा टिश्यू कि उसमें वो कैंसर है कि नहीं है तो किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें इमेज गाइडेड बायोप्सी एक बहुत ही एक्यूरेट पार्ट है ट्रीटिंग द पेशेंट्स। ओके सर। सर इसका पेशेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट पेशेंट्स को है, ये मिनिमल इन्वेजिव है, ओके। फास्टर रिकवरी है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे है,
और जो आपकी हेल्थ केयर की कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है इसमें। आपकी जब आपका अगर आपका आईसीयू स्टे ना के बराबर है, या अगर कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, इंटरवेंशन के बाद आईसीयू स्टे की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि रिकवरी वेरी फास्ट होती है। हॉस्पिटल से शॉर्ट होता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट्स को है इसमें। सर, जैसे कि आपने बताया इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में पेशेंट रिकवरी फास्टर है, हॉस्पिटल स्टे शॉर्टर है, पेन भी आपने बताया कि पेशेंट को ज़्यादा नहीं होता, तो ये मतलब जो नॉर्मल जो सर्जरीज़ होते हैं उससे काफ़ी बेटर है। तो अभी कोई ऐसा आप पेशेंट की कोई ऐसा कोई पेशेंट आपको याद हो या कोई केस याद हो जिसमें मतलब उनको सर्जरी से बेनिफिट ना मिला हो, बट वहाँ पर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया हो? फॉर्चुनेटली अब गाइडलाइंस काफ़ी फिक्स हो चुकी हैं कि कब पेशेंट्स को इंटरवेंशन के लिए भेजना है और कब पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना है। ओके। कौन सा पेशेंट इंटरवेंशन से ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ओवरलैप्स होते हैं, जब लगता है कि सर्जरी से भी इस समस्या को हल किया जाता है। ओके। बहुत बार हम इस चीज़ को देखते हैं। बट एक यंग पेशेंट था, तो उसमें एक खून की गांठ थी, उनको पेनकिटाइटिस नाम की बीमारी थी। पेनकिटाइटिस होती है एक बीमारी, अच्छा, पैनक्रेटाइटिस पेनकिटाइटिस बोलते हैं। पैनक्रियाज की हाँ, होगी। पेनकियास में उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। ओके। उसमें उनका वो एक स्प्लेनिक आर्टरी होती है जो पेनकियास से होकर निकलती है, उसमें खून की गांठ बन गई थी। तो प्लान ये था कि उसको सर्जरी करके उसको ठीक किया जाए, और उसमें और भी जो सारी चीज़ें हैं सर्जरी करके, और उसमें जो तिल्ली के आसपास और भी जो चीज़ें उसको भी ठीक किया जाए सर्जरी करके, ये डिसीजन हुआ था उसमें। लेकिन कभी-कभी खून की गाँठ एक आर्टरी से नहीं बढ़ती है, वो 2 या 3 या कभी-कभी 4 आर्टरी से बढ़ती है। तो जब सर्जरी हो गई, सर्जरी ठीक हुई, लगा के खून की गाँठ को बाँध दिया गया है, जो उस समय खून की नली जिसमें जा रही थी है, उसको एनेुरिज्म बोलते हैं हमारी भाषा में। ओके। लेकिन शाम को पेशेंट जब सडनली शॉक में चला गया, पता लगा कि खून की गाँठ फट गई है। ओह। सर्जरी के सेम डे में रात आईसीयू में फट गई है। एक बार एनेुरिज्म फट जाए तो देन इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग टू सेव द पेशेंट्स। आपका इतना ब्लीडिंग हो रही है। तो इमीडिएटली जब हमको कॉल मिली, तो हम लोग हमारी टीम हमेशा एक्टिव रहती है, कैथ लैब में हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए। तुरंत पेशेंट को हमने कैथ लैब में लिया, एंजियोग्राफी करके हमने देखा कि खून की गाँठ अभी भी भर रही थी जो फट चुकी थी। आपको विश्वास नहीं होगा, इस यंग पेशेंट में 2 बार सीपीआर कैथ लैब नहीं हुआ है पेशेंट्स का। ओके। ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया ब्लीडिंग की वजह से। और जैसे हमने उसको खून की गाँठ को बंद किया, उस आर्टरी को हमने बंद किया, और पेशेंट के सारे वाइटल्स, सारे मॉनिटर एकदम से नॉर्मल हो गए। तो ग्रेट। हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए एक तरह से ये जो ये इमरजेंसी केस होते हैं, जहाँ पे खून बह रहा है और पेशेंट्स की बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है, सीपीआर हुआ है 5 मिनट पहले, और हो रहा है टेबल पे सीपीआर हो रहा है जब हम केस कर रहे हैं, और जैसे हमने उसको खून की गाँठ को बंद किया, एम्बोलाइज़ किया हमारी भाषा में, उस एनेुरिज्म को आइसोलेट किया, एकदम से पेशेंट को जैसे खून बहना बंद होता है, पेशेंट ठीक होता है। नेक्स्ट डे पेशेंट आईसीयू में बैठ गए, और थर्ड डे में उनका आईसीयू से उनको बाहर डिस्चार्ज। निकाला गया। ओके। तो ये ऐसे केसेस होते हैं जो याद रहते हैं हमको, कि जिनको हमने एकदम से सीपीआर देते हुए जिनको हमने ट्रीट किया, और जिन्होंने बहुत अच्छा किया। मतलब बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल था इस वाले केस में, जैसे आपने बताया ऐसे इंटरवेंशनल काफ़ी रेडियोलॉजी में। पेशेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी होते हैं, ख़ास तौर से जो जिनमें ब्लीडिंग हो रही होती है, उसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें अब आज मॉडर्न साइंस में, अगर हम इसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं, तो ये मॉडर्न साइंस में जितने भी ब्लीडिंग के पेशेंट्स होते हैं, उनमें फर्स्ट रोल इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का ही होता है उसमें। ओके सर, आपको क्या लगता है इस फील्ड में लोगों के माइंड में क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस फील्ड को लेके, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को लेके? एक्चुअली में अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें, तो कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये फील्ड कौन सा है। दे आर राइट। नॉट अवेयर ऑफ दिस ब्रांच। दिस राइट। ब्रांच इज़ फॉर डॉक्टर्स, वी से, ओके। कि किसी डॉक्टर्स का कोई पेशेंट है, वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया या कुछ ऐसा ब्लीडिंग हो गई है, तो उनको पता है कि ये हमको इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ओके। और चाहे वो रात हो, चाहे वो कभी एनी आवर ऑफ द डे, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी टाइम देख के नहीं आती है। जी। तो अब हम लोग अवेयर करते हैं सारे जनमानस को, कि सारे पॉपुलेशंस को वी ट्राई टू मेक देम अवेयर, कि जो इलेक्टिव केसेस हैं, जो इमरजेंसी केसेस नहीं हैं, उनमें हम लोग भी इनको इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं, करते हैं। तो उनको हम अवेयर करते हैं कि बीइंग डन बाय द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, कि जो चीज़ की आप सर्जरी भी हो सकती है, उस चीज़ को मिनिमल इन्वेजिव तरीके से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत सारी अब ऑलमोस्ट काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं
जिनको हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से ट्रीट करते हैं। तो हम उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन सर्जरी के साथ में आपका ये भी है इलेक्टिव केसेस में। ओके सर। तो ताकि पेशेंट्स चूज़ कर पाए कि वो सर्जरी कराना चाहते हैं या फिर दे वांट टू गो विद द इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट्स। सर क्या लोगों में फ़ियर है इस चीज़ को लेके कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करेंगे तो क्या होगा? मतलब क्या उनको कोई फ़ियर है? वो बचना चाहते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करानी है? बहुत बार जैसे फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन की बात करें, लोगों को ये है फ़ियर ये है कि बच्चेदानी तो काट के निकाली नहीं जा रही है इसमें, तो ये गाँठ तो वहीं रह गई है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये गाँठ वहीं रह गई है तो ये तो बीमारी तो वहीं है। ऐसा नहीं होता मेडिकल लोगों को साइंस में। ऐसा लगता है। तो हमारा गाँठ को काट के निकालने का पॉइंट नहीं है। वो साइज़ की वज़ह से उसमें जो खून जा रहा है उसकी वज़ह से प्रॉब्लम कर रही है। कैंसर की गाँठ नहीं है, अपने साइज़ की वज़ह से उसमें जो खून बह रहा है उसकी वज़ह से दिक्कत पैदा कर रही जी। है। तो हम रादर देन टेकिंग आउट यूट्रस हम उसको ही अगर ब्लीडिंग को बंद कर दें उसमें और उसमें दवाई डाल के साइज़ को रिड्यूस कर दें, तो पेशेंट के सिम्पटम्स ठीक हो जाते हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि इसमें हम सर्जरी के अलावा हम ये ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है वेदर यू वांट टू गो विद द सर्जरी और ये जो है आप फाइब्रॉइड का एम्बोलाइजेशन कराना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। थायराइड ही आजकल थायराइड में गाँठ होती है। आजकल हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट थायराइड को एब्लेशन करते हैं, जला देते हैं गाँठ को। ओके। हम उनको बोलते हैं या तो आप थायराइड की सर्जरी करा लीजिए, आपके गले में स्कार आएगा, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। लेकिन हम इंटरवेंशन में कहते हैं कि हम उसको एक नीडल से जला देंगे तो वो गाँठ खत्म हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस हमको पेशेंट्स को बताने होते हैं जिनको अभी पता नहीं है। मीन्स अवेयरनेस की कमी ही उनको इसका पता मेन नहीं है, फ़ियर का उनको अभी मेन पता रीज़न नहीं है। है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजीज़। एग्ज़ैक्टली। बट आई मस्ट से कि अब 3-4 सालों में पेशेंट्स को भी पता लगने लग गया है, लोगों को भी पता लगने लग गया है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज़ अ वेरी फाइन एंड डिफाइंड ब्रांच। एग्ज़ैक्टली। सर आने वाले कुछ सालों में मतलब अगले 10 सालों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है? ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस फ्यूचर्स। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ दिल्ली में ओके। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत लिमिटेड स्कोप था। कुछ-कुछ चीज़ें थी जो हम ट्रीट करते थे। एस्टेब्लिश्ड चीज़ें थी जो मेडिकल साइंस में कि ये इट विल बी डन बाय द इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ओनली। लीवर में कोई ट्यूमर की गाँठ है या कुछ-कुछ चीज़ें हैं, उनको हम ट्रीट करते थे। लेकिन अब जैसे-जैसे मॉडर्न साइंस आगे बढ़ रहा है, हमारा मेडिकल लिटरेचर एडवांस होता जा रहा है, बता रहा है कि हमको पेशेंट को इससे भी फ़र्क पड़ता है। हमारे नए-नए स्कोप्स खुलते जा रहे हैं। तो 20 साल में मैंने इतनी ग्रोथ देखी इन पेशेंट्स को कैसे मिनिमल इन्वेसिव तरीके से ट्रीट किया जाए। इसमें से इतना ज़्यादा एडवांसमेंट देखा, इतनी ज़्यादा चेंज देखा। एंड देन वी आर टेक्नोलॉजिकल डॉक्टर्स। हम लोगों का काफ़ी काम हार्डवेयर पे डिपेंड होता है। हार्डवेयर मीन्स हमारे माइक्रो कैथेटर्स हो गए, कैथेटर्स हो गए, जो हम पेशेंट्स में पतले-पतले तार लेके यूज़ करते हैं, उनमें भी ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट हुआ है। उनमें ओके। बहुत ही ज़्यादा उसमें वो डिवाइसेज़ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया है। तो सेम चीज़ हमारे ट्रीटमेंट भी हमारे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस रेट ना के बराबर हो गए हैं। एंड आई सी नेक्स्ट 20 ईयर्स एज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। जहाँ-जहाँ भी खून की नली जाती है, वहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं और भी चीज़ों को हम ट्रीट करना शुरू कर देंगे। पूरा स्कोप ही जो है ब्लड वेसल्स जहाँ पर भी हैं, उसको इट विल बी ट्रीटेड बाय द तो इंटरवेंशन काफ़ी रेडियोलॉजिस्ट। रैपिडली ग्रोइंग रैपिडली फील्ड है। ग्रोइंग, रैपिडली ग्रोइंग। न्यू थिंग्स आर कमिंग अप, न्यू क्राइटेरियाज आर कमिंग अप। जो नई चीज़ें हैं वो आ रही हैं कि इट शुड बी ट्रीटेड बाय द इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। हम लोग कैसे सीखते हैं? पेशेंट पे स्टडी होती है और हज़ारों पेशेंट पे स्टडी होती है, फिर एक पब्लिकेशन होता है कि 1000 में इस तरीके से जब ट्रीटमेंट किया गया इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट मिनिमल इन्वेजिव, तो वो काफ़ी सफल रहा या वो सर्जरी के इक्विवेलेंट था। लेकिन जब मिनिमल इन्वेजिव है, सपोज़ एक प्रोस्टेट की देखिए आप, एक गदूद है, प्रोस्टेट है, बिनाइन प्रोस्टेट है, हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, बीपीएस बोलते हैं। ओके। तो आप ट्रेडिशनल आप सर्जरी कराते हैं जिनको दिक्कत है, जिनको यूरिन पास करने में दिक्कत है। काफ़ी लोगों को ये आफ्टर 60 ये प्रॉब्लम होती है, मेल्स को यूरिन आने में दिक्कत होती है, बार-बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल वे सर्जरी है, उनको प्रोस्टेट को निकालते हैं, उसको डीबल्किंग करते हैं। लेकिन अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के तरीके से उसमें खून की नली को बंद किया जाए, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिकुड़ जाता है उसमें। सिकुड़ जाता है तो सारे सिम्पटम्स ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारे पेशेंट पे हुई हैं। ये पाया गया कि ये भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितनी सर्जरी होती है। जब उतना ही इफ़ेक्टिव है तो इसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा है इसमें, लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है।
इसमें शाम को पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिट टू द पेशेंट्स रिकवरी ओनली। में काफ़ी अच्छा बिल्कुल रोल हाँ, है। इसमें कोई यूरिन में कोई कैथेटर नहीं डाला जा रहा है सर, इसके बाद इस एम्बुलाइजेशंस के बाद, प्रोस्टेट एम्बुलाइजेशन के बाद डेफिनेटली पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ों को ग्रो तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता इसको ग्रो होने से। जी जो सर। चीज़ें पेशेंट्स को बेनिफिटेड होगी, इट विल बी डेफिनेटली इट विल ग्रो इन द फ्यूचर ऑल्सो। एग्जैक्टली। सर एआई एंड टेक्नोलॉजी का भी इसमें रोल होगा, कितने बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल रोल होगा। हो सकता है? बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एआई। एआई का बहुत रोल होगा, हर मेडिकल फील्ड में ही रोल होगा, नॉट इवन इन रेडियोलॉजी, नॉट इन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, इन एवरी फील्ड ऑफ मेडिकल एवरी साइंसेज फील्ड। ट्रिमेंडस फील्ड होगा। अभी जो एक-एक एमएम की खून की नली में हम लोग टर्न लेकर, हाथों से टर्न लेके हम उसमें एंटर करते हैं माइक्रो कैथेटर लेके, तो हमारा एक्सपीरियंस है तो हम लोग चले जाते हैं उसमें। लेकिन एआई आ जाएगा जब हम रोबोटिक ऑपरेशंस कर रहे होंगे, इंटरवेंशन भी जब हम रोबोटिक कर रहे होंगे, तो वो एक्यूरेसी हमारी, अगर अगर कोई एक बार में नहीं दूसरे बार में आर्टरी में एंटर कर रहा है, पतली आर्टरी जो ऐसी बहुत पतली सी घूमी हुई आर्टरी है, एआई उसमें अगर रोबोटिक करेंगे, एआई एनेबल्ड होगा, तो उसमें हम 1 मिनट में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँगे हम। तो हम ब्लड वेसल पतली-पतली में भी हम आराम से उसमें एंटर कर जाएँगे ट्रीट करने के लिए। डेफिनिटली इट विल हेल्प अस एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प द पेशेंट्स। ओके सर। सर इंडिया में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की अवेयरनेस के लिए क्या करना ज़रूरी है? अवेयरनेस के लिए देखिए, कोई भी अवेयरनेस के लिए एक मास पब्लिकेशंस में हमको प्रिंट मीडिया की ज़रूरत होती है, टीवी की ज़रूरत होती है। जी सर। आजकल तो आजकल की यंग जनरेशन जो इंस्टाग्राम बहुत देखती है, यूट्यूब भी देखती है बहुत, हम ही देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। हम लोग को भी वहीं से अवेयरनेस आती है बाकी चीज़ों की। जी सर। तो आई गेस इवन रेडियो, जब हम ड्राइव करते हैं, रेडियो सुनते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम सुनते हैं वहाँ पे, तो इट गोज़ समवेयर इन आवर ब्रेन्स ओनली। जी। तो ये सारी चीज़ अवेयरनेस की बातें हैं, प्रिंट मीडिया हो गया या फिर रेडियो हो गया या टीवी हो गया, और क्या बोलते हैं इसको हम, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनको क्या, पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें। वीडियोस। दीज आर द मीडियम फॉर दी जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस। अब मुझे लगता नहीं कि अब हम कहीं पर जाके कैंप लगा के अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ डिजिटली वेरी स्ट्रॉन्ग। यस। मोबाइल सबके पास है, एग्जैक्टली। कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग्स हैं, बहुत चीप हैं नेटवर्क्स। तो आई गेस ये रीजंस, ये चीज़ें हैं जिनसे अवेयरनेस मास लेवल पे दी डिजिटल जा सकती प्लेटफॉर्म इज़ द है। बेस्ट डिजिटल वे। प्लेटफॉर्म इज़ द सर एक क्विक रैपिड फायर राउंड है सर। पहला क्वेश्चन होगा मेरा, वन हेल्दी हैबिट एवरीवन शुड फॉलो। वन हेल्दी हैबिट एवरीवन शुड फॉलो। मैं आई मस्ट से कि आफ्टर 40 यू शुड कवर योर रिस्क फैक्टर्स। ओके। रिस्क फैक्टर है तो वो एक हेल्दी हैबिट ही मानी जाएगी। रिस्क फैक्टर अगर आप कवर कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला अभी इस ड्यूरिंग इस कन्वर्सेशन में, कि आप अपना ईयरली चेकअप कराइए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप कराइए, स्मोकिंग आप बंद कीजिए, स्मोकिंग स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस, आप डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, तो ये आपकी हेल्दी हैबिट्स में ही माना जाएगा। वन मिथ अबाउट मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में कहना बहुत कठिन है। हर एरा में मेडिकल साइंस को जो भी ट्रीटमेंट था उसको मॉडर्न बोला गया। लेकिन आज से जब 20 साल पहले, अगर मैं सोचूं एज ए डॉक्टर, आज से 20 साल पहले जैसे हम ट्रीटमेंट करते थे, तो आज मैं उसको सोचूं तो वो मॉडर्न नहीं था। आज से 25 साल बाद जो हम ट्रीटमेंट आज कर रहे हैं, तो हम खुद पे हंसेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट था, वो भी हम लोगों के लिए मॉडर्न नहीं रहेगा। सो इससे इवॉल्विंग ब्रांच, इससे ग्रोइंग ब्रांच हमेशा ही बढ़ती रहेगी, आगे नई नई चीज़ें आएंगी। आज हमको ये मॉडर्न लगता है, बट मे बी नेक्स्ट 20 ईयर्स में, आज के दिन जो ट्रीटमेंट उस टाइम हो रहा होगा, जो हम 20 ईयर में जो बाद में जो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, हम आज के दिन को मॉडर्न नहीं बोलेंगे हम लोग। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट्स हैं आज के लिए, जिसको मॉडर्न बोल सकते हैं। बट इससे इवॉल्विंग ब्रांच और एक ग्रोइंग ब्रांच है। हमेशा नई चीज़ें आएंगी, पेशेंट्स को बेनिफिट करने के लिए नई नई चीज़ें, नई नई दवाइयाँ आएंगी। ट्रू। सर वन एडवाइस बिफोर डिलेइंग ट्रीटमेंट। देखिए, डिलेइंग ट्रीटमेंट करना एडवाइजेबल तो नहीं होता है, बट सर्टेन कंडीशंस में आप कर सकते हो, जब आपके ये आपको ये रिस्क आपकी जान को नहीं खतरा कर रहा है, या आप शरीर के किसी अंग को खतरा पैदा नहीं कर रहा है। तो अगर ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं इसमें कि ये अगर हम इसको ट्रीटमेंट को डिले करें तो ये आपको कोई हार्म तो नहीं करेगा या कुछ और तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तो फिर उसमें हम ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं, उसमें हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उसको हम ऐसे पेशेंट को हम करते भी हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स करते हैं। ओके। लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है विच रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशंस,
जिसको रिक्वायर तो मेरे ख्याल से वो एडवाइजेबल नहीं होगा। तो आई मस्ट से कि अपने डॉक्टर से इन सब चीज़ों में आप डिस्कस कीजिए, अपने डॉक्टर से खुल के पूछिए उनसे कि अगर हम इस ट्रीटमेंट को डिले करते हैं तो क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ओके सर। तो वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। सर, वन इनोवेशन दैट एक्साइट्स यू मोस्ट? ऑफ कोर्स एआई, एआई इज द इनोवेशंस जो कि वी आर जस्ट वेटिंग कि ये और भी मेडिकल साइंस में आए। और एक बीइंग ए डॉक्टर्स मैं अब एक हमारे जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं, मैं 1 लाख जर्नल नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है 1 लाख जर्नल के लिए। बट राइट। एआई उस सारे 1 लाख जर्नल को कंपाइल करके मुझे बता सकता है कि इस पेशेंट में एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अगर आप देखें एग्जैक्टली। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है शुड बी इंडिविजुअलाइज, हर पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिएगा। यही हमको फ्यूचर में गाइड भी करेगा पेशेंट के रेस के बेसिस पे, पेशेंट्स के जेनेटिक के बेसिस पे, पेशेंट के हाइट के बेसिस पे, पेशेंट के वेट के बेसिस पे। वो हमको बताएगा कि सारा एक जो डाटा है, जो मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा डाटा है, वो कंपाइल करके हम बताएगा विच मे बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट एआई इन मेडिकल फील्ड्स, and of course it is going to be happen very soon. Yeah, It exactly. started, actually it started. Yes, it's started. मतलब AI is very important in healthcare also. Yes, Very of course, important role in very healthcare very also. important in healthcare. AI का हर जगह यूज़ हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी इट्स में यूज़ होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स के टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा। रेडियोलॉजी में, अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें, डायग्नोसिस की बात करें, इट इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। मेडिसिन को डिफाइन करने वाला एक वर्ड? मेडिसिन को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड में कहना थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी। हीलिंग है, एंड देन वेलनेस है, थेरेपी है। तो ये मेडिसिन को डिफाइन करती है। आज से नहीं, हमारे पुराने वेदों में लिखा हुआ है, जो सुश्रुत में लिखा हुआ है, हीलिंग है, देन देयर इज़ थेरेपी, देन देयर इज़ वेलनेस। ओके सर। सर, अब आपसे जुड़े हुए कुछ सवाल। जी। टू नो हु इज़ डॉक्टर CPS चौहान सर बियॉन्ड द वाइट कोट? मैं बहुत कूल आदमी हूँ, आई एम वेरी कूल पर्सन। एंड जो है, आई एन्जॉय लाइफ, आई वर्क हार्ड, आई पार्टी हार्ड। और मैं अभी भी सारे बचपन में जो काम करते हैं वही सारे काम करता हूँ। आई आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स। हम अभी भी क्रिकेट खेलते हैं शाम को जाके 8 बजे। हम लोग रात में नाइट, जो अब तो ग्राउंड्स अवेलेबल भी हैं जी। कहीं पर भी नाइट्स क्रिकेट्स के लिए, फील्ड भी अवेलेबल हैं अब तो हम क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। आई लव ट्रैकिंग, आई लव टू गो टू द माउंटेन्स। तो मैं ये सारे काम करता हूँ, और इन सारे कामों की वजह से मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा भी हूँ, मुझे ज़िंदगी अच्छी लगती है। मतलब आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे करते हैं? इसी तरह से मनाते हैं हम। ओके। जो दोस्तों के साथ कहीं पे ट्रैकिंग पे जाना, माउंटेन पे जाना, और क्रिकेट खेलना, ये सारी जो हैबिट्स हैं जो हमको ज़िंदा बनाए रखते हैं। जो लाइवलीनेस है, जो थोड़ा सा एडवेंचर करना, ये लगता है कि हमको एक अंदर से ज़िंदा दिल बना के रखती है, और मेरे वर्क लाइफ बैलेंस को भी कंट्रोल करके रखती है। इट मेक्स अ डिसेंट proportions of work and living life. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सर, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? मैं शायद म्यूजिशियन होता, या फिर Okay. मैं नेचर लवर हूँ, या फिर मैं आई बिलोंग टू उत्तराखंड। ओके। तो उत्तराखंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट्स। आई बिलोंग टू चमोली डिस्ट्रिक्ट्स। तो शायद मैं कुछ नेचुरल में काम कर रहा होता। हमारे उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो हमारे जो पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं, दे आर गॉड ओनली, उनकी पूजा होती है, ये सब होता है। वहीं पर जो नेचर इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो आई लव नेचर। हो सकता है मैं नेचर में कोई काम कर रहा होता, या फिर मैं आई लव म्यूज़िक्स, तो मैं या कुछ म्यूज़िक में कुछ काम कर रहा होता है। एक टाइम पे भी जब मैं 10th में था, तो हमारे उत्तराखंड की एक लेडी बचेंद्री पाल हैं, उन्होंने मैंने भी सुना है। फर्स्ट टाइम उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया था, तो बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। ओके। तो मुझे लगा कि मुझे अब यही काम करना है लाइफ में, मुझे माउंटेनियर बनना है। तो मैंने उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से मैंने अपना बेसिक और एडवांस कोर्स किया माउंटेनिंग का। ओह, दैट्स तो ग्रेट। मैंने कोर्स किया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे यही काम करना है। पर फिर बाद में मेडिकल भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मेडिकल की तरफ आ गया। लेकिन मैं अपने शौक़ को, उसको छोड़ा नहीं। मैं अभी भी हम लोग एक मॉडरेट टू सीवियर्स में क्लाइंबिंग में जाते हैं, ट्रैकिंग Okay. करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आई गो टू द हिल्स फ्रीक्वेंटली। दैट्स रियली ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट टू। सर, अगर मैं पूछूं, डॉक्टर CPS सर हॉस्पिटल के बाहर कौन है? मैं एक आम आदमी हूँ जो अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जीना चाहता है, जो ज़िंदगी को
जो अच्छे तरीके से जीना चाहता है। मैं अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे ही हूँ, बाहर भी ऐसा हूँ। आई एम प्रोफेशनल, यस, बट मीन टाइम मैं मैकेनिकल नहीं हूँ। आई एम नॉट, CP इज़ नॉट ए मैकेनिकल पर्सन फ्रॉम इनसाइड। जिंदा दिल आदमी हूँ, खुश दिल आदमी हूँ। आई डू एवरीथिंग विच मेक्स मी हैप्पी। तो जो मैंने जैसे पहले बताया कि आई लव स्पोर्ट्स, अभी भी देख के अच्छा लगता है, अभी भी वही जोश व खरोश है जैसे बचपन में था। दैट्स रियली ग्रेट सर। आज की कन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ जानने को मिला और समझ में आया कि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करती, पेशेंट की रिकवरी, कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करती है। एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट पॉइंट। सो थैंक यू सो मच थैंक सर, यू, थैंक अपना यू, इतना कीमती समय में देने के लिए एंड वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने थैंक के यू वेरी लिए। मच, थैंक यू। आप सभी व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर मत कीजिए। राइट इन्फॉर्मेशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ नमता सिंह, आप देख रहे थे ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।